डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और कृपया करके इस चैनल को बढ़ाने के लिए आप इसको सब्सक्राइब कीजिए, साथ साथ अपने दोस्तों के बीच में भी इसको शेयर ज़रूर कीजिए। धन्यवाद। गुड इवनिंग फ्रेंड्स, आज की अपडेट कुछ इस प्रकार से है। पाकिस्तान को रूस से कच्चे तेल की सीधी आपूर्ति शुरू हो गई है। आज पहली बार एक रूसी तेल टैंकर 45,000 मीट्रिक टन कच्चा तेल लेकर कराची पहुंचा है। यह कच्चा तेल पाकिस्तानी रिफाइनरियों को परीक्षण के लिए दिया गया है। अगर पाकिस्तान को तेल की गुणवत्ता संतोषजनक लगी तो भविष्य में रूस से और ज़्यादा तेल टैंकर पाकिस्तान भेजे जाएंगे। इससे चंद दिनों पहले ही एक रूसी कार्गो शिप पहली बार सीधा पाकिस्तान पहुंचा था। रूस ने अभी तक भारत से दोस्ती की खातिर पाकिस्तान से दूरी बना रखी थी, लेकिन हाल के वैश्विक घटनाक्रम के पूरे भू राजनीतिक परिदृश्य को ही बदल दिया है। पाकिस्तानी अधिकारियों ने बताया है कि रूसी कच्चे तेल का पहला बैच कराची पहुंचा है। इसे कच्चे तेल का परीक्षण के लिए पाकिस्तानी रिफाइनरों को सौंपा जाएगा। इस हफ्ते एक और तेल टैंकर से 50,000 मीट्रिक टन रूसी कच्चा तेल पाकिस्तान पहुंचने की उम्मीद है। पाकिस्तान इस कच्चे तेल का भुगतान रूबल या रुपये में न करके चीनी मुद्रा युआन में करेगा। रूस और पाकिस्तान दोनों हालात के मारे हैं। रूस जहां यूक्रेन युद्ध के बाद कारण पश्चिमी प्रतिबंधों का सामना कर रहा है, वहीं पाकिस्तान गंभीर आर्थिक संकट से गुजर रहा है। ऐसे में दोनों देश मुश्किल हालात में एक दूसरे का साथ देकर बड़ा बेड़ा पार लगाने की कोशिश कर रहे हैं। इससे पाकिस्तान का ऊर्जा संकट दूर हो सकता है। वहीं रूस को दक्षिण एशिया में एक नया व्यापारिक साझेदार और दोस्त मिल सकता है। अभी तक पाकिस्तान और रूस के बीच व्यापार काफ़ी कम मात्रा में होता है। इसका प्रमुख कारण भारत के साथ रूस की नज़दीकी है। रूस का शुरू से ही कहना है कि चीन या पाकिस्तान के साथ उसकी दोस्ती की तुलना भारत के साथ संबंधों से नहीं की जा सकती। रूसी विदेश मंत्री सरगेई लावरोव भी कह चुके हैं कि भारत के साथ रूस का ऐतिहासिक संबंध है, जो किसी दूसरे देश के रिश्तों से प्रभावित नहीं होने वाला है। भारत भी समझता है कि रूस को इस वक्त व्यापारिक साझेदार की जरूरत है, ताकि वो प्रतिबंधों के असर को कम कर सके। रूस ने पाकिस्तान के साथ दोस्ती जरूर की है, लेकिन यह इतनी मजबूत नहीं कि उसकी तुलना भारत के साथ की जा सके। आइए हम जो है अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी के बारे में बात कर लें। कुछ दिन पहले आयोजित अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी की जून परिषद के सम्मेलन में अमेरिका, ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया के बीच परमाणु पनडुब्बी सहयोग का भाग लेने वाले विभिन्न पक्षों द्वारा कड़ा विरोध किया गया था। चीनी प्रतिनिधि ने इस मुद्दे को लेकर भाषण देते हुए सभी पक्षों से अंतर सरकारी चर्चा प्रक्रिया को संयुक्त रूप से बढ़ावा देने का आह्वान किया। रूस, पाकिस्तान, इंडोनेशिया और ब्राज़ील सहित 20 से अधिक देशों के प्रतिनिधियों ने चीन के रुख प्रस्ताव को प्रतिनिधित्व किया और अंतर्राष्ट्रीय परमाणु अपसार प्रणाली और अंतर्राष्ट्रीय नियमों को बनाए रखने के लिए आम आह्वान जारी किया। अमेरिका, ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया के बीच साल 2021 में ऑकस समझौता हुआ था। वास्तव में यूएस, यूके, ऑस्ट्रेलिया परमाणु पनडुब्बी सहयोग, परमाणु हथियारों के प्रसार पर संधि, अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के नियम और दक्षिण प्रशांत परमाणु मुक्त क्षेत्र पर संधि का उल्लंघन करता है। तीनों देश परमाणु पनडुब्बी सहयोग की बात करते हैं, लेकिन वास्तव में वे परमाणु प्रसार में लगे हुए हैं। अंतर्राष्ट्रीय हथियार नियंत्रण विशेषज्ञों के अनुमान के अनुसार अमेरिका और ब्रिटेन ऑस्ट्रेलिया को हस्तांतरित करने वाले हथियार ग्रेड परमाणु सामग्री को टन में मापा जाता है, जिनकी प्रचुरता 90% से अधिक है और 64 से 80 परमाणु हथियार उत्पादित किए जा सकते हैं। एक बार जब ये योजना लागू हो जाती है तो ये अंतर्राष्ट्रीय परमाणु अप्रसार प्रणाली को गंभीर रूप से नुकसान पहुंचाएगा और दक्षिण पूर्व एशिया में परमाणु मुक्त क्षेत्र के निर्माण को प्रभावित करेगा। कंबोडियाई प्रधानमंत्री हुन सेन ने 5 जून को चेतावनी देते हुए कहा कि अमेरिका, ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया के बीच परमाणु पनडुब्बी संयोग खतरनाक हथियारों की दौड़ की शुरुआत है। यदि यह स्थिति जारी रहती है तो दुनिया को और अधिक खतरे का सामना करना पड़ेगा। आसियान परमाणु हथियारों के प्रसार का दृढ़ता से विरोध करता है। एशिया प्रशांत सहयोग और विकास की भूमि है, न कि महान शक्तियों के लिए प्रतिस्पर्धा करने के लिए शतरंज की बिसात। परमाणु सुरक्षा मानव जाति के भविष्य और नियति से संबंधित है। यहाँ कुछ लोगों के लिए अपने स्वयं के हितों को आगे बढ़ाने के लिए राजनीतिक उपकरण नहीं है। अमेरिका, ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया की परमाणु साजिश खराब प्रकृति की है, अशुद्ध उद्देश्य की है और बेहद हानिकारक है। यह किसी भी तरह से 3 देशों का निजी मामला नहीं है और इसे अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के सदस्य देशों द्वारा संयुक्त रूप से प्रबंधित किया जाना चाहिए। अगर कोई प्रशांत महासागर को तूफानों के समुद्र में बदलना चाहे तो एशिया प्रशांत के लोग कभी नहीं मानेंगे। आइए हम जो ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्ला अली खामनेई के बारे में बात कर ले। ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्ला अली खामनेई ने अमेरिका के साथ परमाणु समझौते को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि पश्चिमी देशों के साथ परमाणु समझौते में कुछ भी गलत नहीं है। हालांकि उन्होंने शर्त रखी कि इससे ईरान के परमाणु उद्योग के बुनियादी ढांचे को छुआ नहीं जाना चाहिए। खामनेई ने यह भी कहा कि ईरान अपने धार्मिक मान्यताओं के कारण परमाणु हथियार नहीं चाहता है, नहीं तो उसे परमाणु हथियारों को बनाने से दुनिया की कोई भी ताकत रोक नहीं सकती। खामनेई ने के इस बयान से सबसे ज़्यादा राहत
अमेरिका और इसराइल को पहुंची है। इसके बावजूद दोनों ही देश ईरान के परमाणु कार्यक्रम को शक भरी निगाह से देख रहे हैं। खामनेई ने रविवार को कहा कि 2015 के परमाणु समझौते को पुनर्जीवित करने के लिए ईरान और अमेरिका के बीच पश्चिमी देशों के साथ एक समझौता संभव है। हालांकि इससे ईरान का परमाणु ढांचा बरकरार रहना चाहिए। पश्चिम की 6 प्रमुख शक्तियों के साथ परमाणु समझौते को बचाने के लिए अमेरिका और ईरान के बीच अप्रत्यक्ष वार्ता सितंबर से रुकी हुई है। ईरान और अमेरिका दोनों ने एक दूसरे के ऊपर समझौते की आड़ में उनकी मांग करने का आरोप लगाया है। खामनेई का यह बयान हाल ही की एक रिपोर्ट के बाद आई है, जिसमें दावा किया कि दोनों देश परमाणु समझौते के काफ़ी करीब थे। इस समझौते के तहत ईरान प्रतिबंधों से राहत के बदले अपने परमाणु कार्यक्रम पर अंकुश लगाने वाला था। खामनेई ने कहा कि समझौते में कुछ भी गलत नहीं है, लेकिन हमारे परमाणु उद्योग के बुनियादी ढांचे को छुआ नहीं जाना चाहिए। वर्षों से ईरान के आधिकारिक रुख को दोहराते हुए खामनेई ने कहा कि इस्लामिक गणराज्य ईरान ने कभी भी परमाणु बम बनाने की मांग नहीं की। खामनेई ने कहा कि तेहरान पर परमाणु हथियार मांगने का आरोप झूठा है और वो इसे जानते हैं। हम अपने धार्मिक विश्वासों के कारण परमाणु हथियार नहीं चाहते हैं, अन्यथा वे पश्चिम इसे रोकने में सक्षम नहीं होते। खामनेई का यह फैसला ईरान में अंतिम माना जाता है। उन्हें ईरान के परमाणु कार्यक्रम के बारे में कहा कि देश के परमाणु अधिकारियों को सुरक्षा उपायों के ढांचे के तहत संयुक्त राष्ट्र की संस्था अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी IAEA के साथ काम जारी रखना चाहिए। हालांकि खामनेई ने ईरानी अधिकारियों से IAEA के अधिकारियों के सामने उनकी अत्यधिक और झूठी मांगों पर नहीं झुकना चाहिए। उन्हें ईरानी संसद से 2020 में पारित एक कानून का सम्मान करने की मांग भी की। इस कानून के तहत अगर प्रतिबंध नहीं हटाए जाते तो ईरान IAEA के निरीक्षण को निलंबित कर देगा और यूरेनियम संवर्धन को बढ़ा देगा। खामनेई ने कहा कि एक अच्छा कानून है जिसका सम्मान किया जाना चाहिए और पहुँच और सूचना प्रदान करने में इसका उल्लंघन नहीं किया जाना चाहिए। आइए अब अमेरिका भारत के बारे में बात कर लें। अमेरिका भारत रणनीतिक साझेदारी मंच USISPF का कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अमेरिकी यात्रा द्विपक्षीय संबंधों के लिए बड़ा मील का पत्थर साबित होगी। भारत और अमेरिका के बीच संबंधों का मॉडल दिखाता है कि दो रणनीतिक साझेदार कैसे सभी क्षेत्रों में एक साथ काम कर सकते हैं। USISPF के अध्यक्ष जॉन चैम्बर्स ने कहा, मैं हमेशा से भारत और उसके भविष्य व वैश्विक मंच पर उसके नेतृत्व से आर्थिक रूप से क्या हासिल किया जा सकता है इसका बड़ा समर्थक रहा हूँ। सिस्को के चेयरमैन एमिरेट व JC2 वेंचर्स के संस्थापक चैम्बर्स ने कहा है कि भारत व अमेरिका दुनिया के सबसे मजबूत रणनीतिक साझेदार हो सकते हैं। यह साझेदारी न केवल दोनों देशों के बीच कारोबार बल्कि भारत के 28 राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों तथा अमेरिका के 50 प्रांतों में रोजगार के नए अवसर पैदा करेगी। कहा, जब दो सबसे बड़े लोकतंत्र इस मामले में साझा दृष्टिकोण रखते हैं कि प्रौद्योगिकी दोनों देशों के भविष्य के लिए क्या कर सकती है, या लोगों के जीवन स्तर, रोजगार सृजन व रक्षा क्षेत्र को मजबूती के लिए क्या कर सकती है, तो ऐसे देशों को एक साथ आना दुर्लभ ही है, जो अब हो रहा है। चैम्बर्स ने कहा, अगर एशिया में मुझे किसी एक देश पर शर्त लगानी हो तो भारत होगा, दो देशों पर शर्त लगानी हो तब भी 2 बार भारत होगा। उन्हें PM मोदी को करिश्माई नेता करार देते हुए कहा, मैंने लगभग 40 वर्षों में ऐसा नेता नहीं देखा। वो न सिर्फ अपनी दृष्टि साझा कर सकते हैं बल्कि उसके बारे में लोगों को उत्साहित करने के साथ साथ उसे पूरा करने की भी क्षमता रखते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और प्रथम महिला जिल बाइडेन के निमंत्रण पर 21 से 24 जून तक अमेरिकी यात्रा पर रहेंगे। मोदी का 22 जून को वाशिंगटन DC में राजकीय अतिथि के रूप में स्वागत होगा। उसी दिन वो अमेरिकी कांग्रेस के संयुक्त सत्र को संबोधित करेंगे। 2 बार यह सम्मान पाने वाले वो पहले भारतीय प्रधानमंत्री होंगे। पहली बार उन्हें जून 2016 में अमेरिकी कांग्रेस के संयुक्त सत्र को संबोधित किया था। 22 जून को ही रात में बाइडेन दंपति PM मोदी को रात्रि भोज पर मेजबानी करेंगे। आइए हम भारत चीन के पत्रकारों के बारे में बात कर लें। भारत और चीन में अब पत्रकारों को लेकर विवाद बढ़ गया है। चीन ने भारतीय पत्रकारों को देश छोड़ने का आदेश दिया है। चीन का आरोप है कि भारत ने भी चीनी पत्रकारों को अपने देश से बाहर निकाला है। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के अनुसार चीनी अधिकारियों ने बिगड़ते संबंधों के वक्त में दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाले देश से भारतीय मीडिया की उपस्थिति को मिटाते हुए प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के रिपोर्टर को देश छोड़ने का निर्देश दिया है। इस साल की शुरुआत में भारतीय मीडिया के 4 पत्रकार चीन में स्थित थे। इन चारों में से एक के पत्रकार ने इस हफ्ते चीन छोड़ दिया, जबकि प्रसार भारती और एक दूसरे मीडिया संस्थान के 2 पत्रकारों का वीज़ा चीन ने रिन्यू नहीं किया है। चीनी विदेश मंत्रालय ने भारतीय पत्रकारों को देश से निकाले जाने पर चुप्पी साध रखी है। पिछले महीने वॉल स्ट्रीट जर्नल ने बताया कि भारत और चीन एक दूसरे के पत्रकारों को बाहर निकालकर एक दूसरे की मीडिया पहुंच को मिटा रहे हैं। जानकर लोगों के हवाले से रिपोर्ट में कहा गया कि भारत ने सरकारी सिन्हुआ न्यूज एजेंसी और चाइना सेंट्रल टेलीविजन के 2 पत्रकारों का वीज़ा रिन्यू नहीं किया है। चीन के दोनों पत्रकारों ने भारत छोड़ दिया है। इसके साथ ही 1980 के दशक के बाद अब भारत में चीनी सरकारी मीडिया का कोई पत्रकार मौजूद नहीं है।
चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता माओ निंग ने भारत पर 2017 से अपने पत्रकारों के साथ अन्याय करने का आरोप लगाया। वहीं भारत ने इस महीने की शुरुआत में कहा था कि चीनी पत्रकार बिना किसी कठिनाई के देश में काम कर रहे हैं, लेकिन चीन में भारतीय पत्रकारों के लिए ऐसा नहीं है। पिछले महीने चीन ने अपने बयान में कहा था कि भारत ने बिना किसी कारण के चीनी पत्रकारों के वीज़ा की वैधता अवधि को 1 से 3 महीने के बीच कम कर दिया था। साथ ही 2020 में नई दिल्ली ने चीनी पत्रकारों के भारत में स्थायी रूप से रहने के आवेदनों को मंजूरी देने से इनकार कर दिया था। माओ निंग ने एक नियमित प्रेस ब्रीफिंग के दौरान कहा कि मैं आपको बता सकती हूँ कि लंबे समय से चीनी मीडिया के पत्रकारों को भारत में अनुचित और भेदभावपूर्ण व्यवहार का सामना करना पड़ा है। हालांकि सच्चाई यह है कि पत्रकारों को अपने देश से बेदखल करने का काम चीन ने शुरू किया था। पिछले महीने चीन ने प्रसार भारती समेत 2 निजी मीडिया संस्थानों के भारतीय पत्रकारों को अपने देश लौटने से रोक दिया था। इसके अलावा एक अन्य प्राइवेट मीडिया संस्थान के पत्रकार के प्रेस क्रेडेंशियल को अमान्य कर दिया था। कुछ महीने पहले भारतीय पत्रकारों को रिपोर्टिंग में मदद करने के लिए चीन में सहायक नियुक्त करने को लेकर वीज़ा विवाद शुरू हुआ था। दरअसल चीन ने एक समय में 3 व्यक्तियों को रोजगार सीमित करने को लेकर नियम लागू किए हैं। वहीं भारत में काम पर रखने की ऐसी कोई सीमा नहीं है। 2020 में गलवान में हुई सैन्य झड़प के बाद से बीजिंग और नई दिल्ली के बीच संबंध तनावपूर्ण रहे हैं। आज के लिए बस इतना ही। बाकी मिलते हैं कल आपसे नई खबरों के साथ। धन्यवाद।